In this particular lecture, dear student, today I will explain you about the balance. ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन जो नेक्स्ट पर्टिकुलर यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर बैलेंस. एज यू नो वेरी वेल अबाउट द बैलेंसिंग. बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स which is unbalanced about its center when it is rotating, then we can balance it by providing a external mass or by attaching an external mass on it so that it is balanced about the given particular axis. Okay, then I want to explain you the process of providing this second mass in order to counteract the effect of centrifugal force of the first mass is called balancing of rotating mass. Suppose there is a, if I want to explain you, suppose there is a mass which is rotating about a particular given axis, and this mass has some unbalance. Then due to unbalancing there may be the problem. Hence, to remove these problems which may create excessive vibration in the rotating part of the machine, we will balance it. Okay, so there are four following cases which we can balance. So first one is balancing of a single rotating mass by a single mass rotating in the same plane. यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक कोई पर्टिकुलर गिवन मास किसी पर्टिकुलर प्लेन में रोटेट कर रहा है और उसको अपने को बैलेंस करना है. तो अगर उसको अपने को बैलेंस करना है तो अपन क्या करेंगे, उसी सेम प्लेन में उसके काउंटर में एक मास क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वी कैन बैलेंस इट. ठीक है. इन द सेकेंड केस बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय providing two masses rotating in different plane. ठीक है. And in the third one balancing of different masses rotating in the same plane. कई सारे different masses हैं जो सेम प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, उनकी बैलेंसिंग. बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट masses रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन. तो जो फर्स्ट वन है उसको अगर अपन डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, balancing of single rotating mass by a single mass rotating in the same plane. यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, here in this particular figure as you are seeing, we are considering a mass which is having mass m1 and radius r1. यानी ये क्या अपना एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट दिस वन इज एक्सेस ऑफ रोटेशन about which this mass m1 is rotating with an angular speed omega, and the radius of rotation of this mass m1 from its axis of rotation is r1. ओके, तो इस पर्टिकुलर मास m1 की वजह से जो आउटर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस मास m1, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पर्टिकुलर शाफ्ट पर, ड्यू टू दिस मास m1 will be given by fc1 is equal to m1 omega square r. m omega square r से अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को शो करते हैं. तो इस पर्टिकुलर मास की वजह से आउटर डायरेक्शन में कितना लगेगा, m1 ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है,
तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके जस्ट सेम प्लेन में, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में एक दूसरा मास यहाँ पर अटैच कर दिया अपन ने, विच इज हैविंग मास m2, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है r। इसको अपन इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर ये मास की कंडीशन इस तरीके से होती, प्लेन ये होता आपका, अगर ये प्लेन आपका इस तरीके से होता तो इसके काउंटर प्लेन अपन ये बना लेते, ठीक है। तो ये केस लें चाहे ये केस लें, दोनों ही क्या है आपके एक ही सेम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अपन क्या कर रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा मास क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, जिससे वो इसके जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को क्या करें, बैलेंस करें और इक्वल एंड अपोजिट हो। तो इसी चीज को आगे अगर अपन बैलेंस करते हैं तो देखिए r2 इज द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बैलेंसिंग मास m2, ठीक है। r2 क्या, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बैलेंसिंग मास m2। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू मास m2 वो कितना हो जाएगा, m2 ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। और अगर ये बैलेंस्ड हैं तो ये दोनों एक दूसरे की कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं FC1 इज इक्वल टू FC2। FC1 आपको पता है m1 ओमेगा स्क्वायर r1, और FC2 क्या है, m2 ओमेगा स्क्वायर r2। ओमेगा स्क्वायर से यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी निकल के, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको मास m1 पूछ दे रखा हो और आपको रेडियस r1 दे रखी हो, ठीक है, और पूछे कि कितना अनबैलेंसिंग मास यहाँ पर अपन पुट अप करेंगे, जबकि वो रेडियस r2 आपको दे दे, तो यहाँ से m2 निकाल सकते हो, या फिर m2 आपको दे दे और r2 पूछ रहा है तो आप यहाँ से r1 और सॉरी r2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक अननोन आपको गिवन होगा, बाकी तीनों आपको नोन होंगे, तो यहाँ से आप अनबैलेंसिंग मास और जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कितनी डिस्टेंस पर इस पर्टिकुलर मास को अटैच करें ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। यानी अगर अपन एक सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस करना चाह रहे हैं और अपन क्या यूज कर रहे हैं, दो डिफरेंट रोटेटिंग मास यूज करना चाह रहे हैं अलग अलग प्लेन में। एक तो अपन ने क्या किया, सिंगल रोटेटिंग मास था, जस्ट उसी प्लेन में अपन ने उसके इक्वल एंड अपोजिट एक काउंटर अपन ने एक दूसरा मास अटैच कर दिया एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, सो दैट कि ये उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सके। दूसरा तरीका है कि हम दो अलग अलग मास क्या करें, अटैच करें अलग अलग प्लेन में उसी सिंगल मास को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल दैट बाय इंट्रोड्यूसिंग ए सिंगल बैलेंसिंग मास in the same plane of rotation as that of the disturbing mass, the centrifugal force are balanced. Okay, or in other words, the two forces are equal in magnitude and opposite in direction. यानी जो चीज ये कह रही है वो सेम वही चीज है, but this type of arrangement for balancing gives rise to a couple. but इसकी वजह से क्या होगा, एक कपल जनरेट होगा, which tend to rock the shaft in bearing. वो क्या करेगा, वो टेंडेंसी रहेगा क्या करने की, रॉक करने की शाफ्ट को बियरिंग के। Therefore इसी वजह से in order to put the system in complete balance, सिस्टम को complete balance करने के लिए two balancing masses are placed into different planes, ठीक है, parallel to the plane of rotation of disturbing mass in such a way that they satisfy the following two conditions, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अपन सिंगल मास से इसको बैलेंस न करके टू डिफरेंट मासेस से बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि आपको इसमें पता है कि जो एक्स्ट्रा कपल की कंडीशन जनरेट होती है उसको इसमें क्या कर सकते हैं, अपन रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए अपन टू मासेस के थ्रू अलग अलग प्लेन में अटैच करके बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग तभी होगी जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन कहलाती है स्टैटिक बैलेंसिंग की कंडीशन, दूसरी कहलाती है डायनेमिक बैलेंसिंग की कंडीशन।
अब स्टैटिक बैलेंसिंग की कंडीशन ये कहती है कि जो नेट डायनामिक फोर्स एक्ट करेगा ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू 0. Okay, this requires that the line of action of three centrifugal forces must be same. ठीक है, यानी जो तीनों अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेम. और इन अदर वर्ड्स अपन कह सकते हैं कि द सेंटर ऑफ द मासेज ऑफ द सिस्टम मस्ट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यानी जो सेंटर ऑफ मासेज है सिस्टम का वो कहाँ पर लाई करना चाहिए, ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग. तो ये जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन कहलाती है, आपकी स्टैटिक बैलेंसिंग की कंडीशन कहलाती है. ठीक है, द नेट कपल ड्यू टू डायनामिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू 0. दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि जो नेट कपल एक्ट हो रहा है जितने भी डायनामिक फोर्सेज हैं उनकी वजह से, तो उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. ठीक है, यानी कहने का मतलब है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन मस्ट बी 0. तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर सिंगल रोटेटिंग मास को अपने को बैलेंस करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. नेट डायनामिक फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो नेट कपल का जो मूवमेंट है, ठीक है, नेट जो फोर्स का मूवमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इफ द कंडीशन 1 विच इज नोन एज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक बैलेंसिंग, जिसमें अपन फोर्स को बैलेंस करते हैं और दूसरे में अपन किसको बैलेंस करते हैं, कपल को बैलेंस करते हैं, और ये कंडीशन कहलाती है डायनामिक बैलेंसिंग की कंडीशन. ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो आपका जो सिंगल रोटेटिंग मास है वो क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस. ठीक है, अगर इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो द प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास, द प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास में बी इन बिटवीन द प्लेन ऑफ, अब देखो इसमें दो कंडीशन बन गई कि जो डिस्टर्बिंग मास का प्लेन है वो या तो क्या हो, जो दो बैलेंसिंग मासेज हैं उनके बीच में हो. ठीक है, यानी डिस्टर्बिंग मास कहाँ हो, बीच में हो, और दोनों जो प्लेन जो अपन जो मास अटैच कर रहे हैं वो उसके आसपास हो. या फिर द प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास में लाई ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ द टू प्लेन कंटेनिंग बैलेंसिंग मास. या फिर क्या हो कि वो जो डिस्टर्बिंग मास अपन चाह रहे हैं वो या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो ऑफ द टू बैलेंसिंग मासेस. ठीक है, तो पहला केस लेके चल रहे हैं कि जब आपका प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास, प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास का मतलब है, इधर देखिए, जब आपका प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास लाई इन बिटवीन द प्लेन ऑफ द टू बैलेंसिंग मासेज. देखिए सिंपल, ये आपका मान के चलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट आपका ये मास m क्या है, आपका अनबैलेंस मास. ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए अपन दो मास अटैच कर रहे हैं, एक m1 और एक m2. ठीक है, क्लियर है. दूसरी बात ये है कि ये जो प्लेन है आपका अनबैलेंसिंग मास वाला और ये जो दोनों बैलेंसिंग मास वाले प्लेन हैं ये इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है. पहली कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि ये प्लेन जो मास m1 है यहाँ ना होके या तो यहाँ पर हो तो दोनों मास इधर आ जाएंगे, या फिर ये यहाँ से उठा के कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो दोनों मास इधर आ जाएंगे. ठीक है, तो पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि जब ये बीच में है. तो देखिए जब ये मास m आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो मान के चलिए r है. ठीक है, यहाँ से अपन गए मान लीजिए L1 डिस्टेंस पर अपन ने एक मास अटैच किया है q. ठीक है, और यहाँ से गए अपन L2 डिस्टेंस पर अपन ने एक मास अटैच किया है m. ठीक है, L2 डिस्टेंस पर जाते तो यहाँ से अगर अपन गए तो ये जो प्लेन क्या आपका L प्लेन है, ये प्लेन क्या मान लीजिए A प्लेन है, और ये जो प्लेन है ये आपका कौन सा प्लेन है, P प्लेन है. यानी अपन ने इनके नाम रख दिए, यानी M प्लेन, L प्लेन, A प्लेन और सॉरी M प्लेन. तीन प्लेन हो गए, एक L, A और M. ठीक है, तो L1 आपको दिखाई दे रहा है, L प्लेन और A प्लेन के बीच की डिस्टेंस है, और जो A प्लेन है और M प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L2 है, और L प्लेन और M प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, L है, और ये QP क्या है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, QP क्या है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अब यहाँ पर अपन बता रहे हैं कि ये जो अनबैलेंस मास है ये कितने, एक तो m1 है और दूसरा कितना है आपका m2. ठीक है,
और जो भी रेडियस है जैसे R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द मासेस इन ए प्लेन ALM रेस्पेक्टिवली। यानी इसकी जो रेडियस ऑफ रोटेशन है स्मॉल r, इसकी कितनी है, और इसकी जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो कितनी है आपकी r। ठीक है, ये चीज़ अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसकी जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो कितनी है आपकी स्मॉल r। ठीक है, मास m2 की कितनी है आपकी ये r2, और मास m1 की कितनी है आपकी रेडियस ऑफ रोटेशन r1। ठीक है, अब देखो जो दोनों बैलेंसिंग की कंडीशन थी, स्टैटिक बैलेंसिंग की और डायनेमिक बैलेंसिंग की, वो कंडीशन अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक बैलेंसिंग में अपन क्या करेंगे, फोर्स को इक्वल करेंगे, और डायनामिक बैलेंसिंग में अपन क्या करेंगे, कपल को इक्वल करेंगे, कपल का समेशन क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ठीक है, वी नो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास m इन प्लेन A। तो देखो इस मास की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कितना होगा बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, और जो मास m1 है उसकी वजह से कितना लगेगा बच्चों, m1 ओमेगा स्क्वायर r1। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ये भी किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टैटिक बैलेंसिंग की कंडीशन में ये जो फोर्स लगेगा और ये जो दोनों डाउनवर्ड लगेंगे, ये क्या होना चाहिए, ये पर्टिकुलर फोर्स इन दोनों के समेशन के इक्वल होना चाहिए। तो इसी चीज को अप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, Fc2 अपन ने निकाल ही दिया, दूसरे की मास की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और दोनों को क्या कर दिया, बैलेंसिंग में इक्वल कर दिया। यानी अपन ने स्टैटिक बैलेंसिंग की कंडीशन क्या कर दी, अप्लाई कर दी। तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू पुटअप की m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, तो यहाँ पर हो गया m1 ओमेगा स्क्वायर r1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r2। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से पहली जो कंडीशन आ रही है अपने को, किसकी वजह से, स्टैटिक बैलेंसिंग की वजह से, वो अपने को क्या मिल जाएगी, m इंटू आर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r। ठीक है, m इंटू आर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। अब दूसरी कंडीशन के लिए अपन क्या करेंगे, या अपने पास दो कंडीशन है, ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि या तो आप P पॉइंट के अबाउट क्या ले लो, मोमेंट ले लो सभी मासेस का। ठीक है, या कपल, और या फिर Q पॉइंट के अबाउट ले लो, और उसको क्या करना है अपने को, इक्वल टू जीरो, समेशन को इक्वल टू क्या करना है, जीरो पुटअप करना है। तो देखिए इसके लिए बच्चों अपन ने क्या किया, ये तो क्लियर हो गया आपका पहले वाला। अपन ने मान लीजिए, नाउ टेक मोमेंट अबाउट P विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन M एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, पॉइंट P के अबाउट अपन ने क्या लिया, क्या ले रहे हैं अपन, मोमेंट ले रहे हैं। तो P के अबाउट अगर आप मोमेंट लोगे तो ये क्या होगा, FCL इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा, FCL इंटू में एल। ठीक है, ये देखिए इस मोमेंट को लेने के लिए मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, ये रहा पॉइंट P। ठीक है, तो देखो सिंपल है, इधर फोर्स कितना लग रहा है, FC। तो FC का मूवमेंट लेंगे इसके अबाउट, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये सिंपल है, ये कितना हो जाएगा, ये इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा FC इंटू में L2। ठीक है, और ये जो है आपका FC1, ये क्या करेगा, FC1 इंटू में क्या हो जाएगा, L, FC1 इंटू में L, और इन दोनों का समीशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो ये इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, समीशन को इक्वल टू जीरो। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर अपन पॉइंट Q के अबाउट लेते हैं तो देखो ये इसकी वजह से मूवमेंट लगेगा इधर, और इसकी वजह से मूवमेंट लगेगा इधर, तो ये भी अपन लग सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, FC2 इंटू में L हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, FC इंटू में L1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अपन यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए FC1 इंटू में L बराबर FC इंटू में L2। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी, m1 ओमेगा स्क्वायर r1 इंटू में L, m ओमेगा स्क्वायर r इंटू में L2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 L, m1 r1 L, और ये क्या हो जाएगा, m r L2। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आपका m1 r1 क्या हो जाएगा, m1 r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m r L2 बाई L1। ठीक है, m r L2 बाई L1, इक्वेशन नंबर। तो सिमिलरली इन ऑर्डर टू फाइंड द बैलेंसिंग फोर्स इन प्लेन M, ठीक है ना, टेक मोमेंट अबाउट Q which is the point of intersection of the plane L and the axis of rotation, therefore FC2 into L बराबर क्या हो जाएगा, FC इंटू में L1। तो फाइनली इसकी वैल्यू पुटअप की। ठीक है, और यहाँ से अपन ने इसकी कंडीशन फाइंड आउट कर ली, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड को अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हैं।
यूज कर सकते हैं. इसमें यू नोटेड दैट इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ स्टैटिक बैलेंसिंग, बट इन ऑर्डर टू अचीव द डायनेमिक बैलेंसिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड मस्ट बी सेटिस्फाइड. ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है. यानी एम आर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2. ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम m1r1 इज इक्वल टू, तो ये आपका m1r1l इज इक्वल टू mrl2, या फिर m2r2l इज इक्वल टू mr. ठीक है, ये कंडीशन यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं.